हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज भाषा अधिगम के कारक लेके आई हूँ। हम 5th क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको उसका अर्थ, जो भाषा अधिगम का अर्थ होता है, मैंने वो करवा दिया था और उसकी जो भी आवश्यकता है वो भी करवा दिया था। अब आगे जो है वो भाषा अधिगम के कारक हैं, वो आज मैं करवाऊंगी। आज मैं आपको आज ही आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का, जो हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। आज ये 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। भाषा अधिगम के कारक, ये थोड़ा सा बड़े में है, इतना बड़ा भी नहीं है कि आप लर्न ना कर पाओ, ये आपने पहले भी पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, भाषा अधिगम के कारक, भाषा अधिगम के प्रमुख कारक। ठीक है, सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जो हमें अपने माता पिता से हमारा हाइट मिलती है ना, हमारा रंग रूप जाता है, हमारा दिमाग जाता है। ठीक है, हमारी याद करने की कितनी कैपेसिटी है, वो या तो पापा होशियार ज़्यादा होते हैं या मम्मी, या तो दोनों ही होशियार होते हैं, तो वही गुण बच्चे को प्राप्त होते हैं। वो होता है वंशानुक्रम। ठीक है, बालकों में माता पिता से प्राप्त जैविक गुण एवं क्षमताएं बालकों की सीखने की प्रक्रिया एवं क्षमता को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, बालकों की सीखने की प्रक्रिया किस पे निर्भर करती है? बहुत हद तक ये कहाँ प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा? अपने माता पिता से, कि मम्मी ज़्यादा तेज तरीके से सीख जाती हैं या पापा ज़्यादा तेज तरीके से सीखते हैं। दिमाग दोनों में से किसका तेज है, या दोनों का ही तेज है, तो बच्चा भी आगे तेज निकलेगा। ठीक है, उसको जल्दी याद होने के चांसेस रहते हैं। तो ये गुण सब माता पिता से आते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम बालकों में सीखने की सीमा को निर्धारित करते हैं। तो वंशानुक्रम बालकों में सीखने की सीमा को क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, हेरिडिटी, वंशानुक्रम पढ़ा हमने। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, दिमाग कैसा है आपका, वो भाषा अधिगम के कारक बनते हैं। दिमाग कैसा है? भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा शीघ्र ही किसी कार्य को सीख लेता है। अब बच्चे कई टाइप के होते हैं, दिमाग उनका कई टाइप का होता है। कोई तेज सीखने वाला होता है, कोई बहुत धीरे धीरे सीखने वाला होता है। ठीक है, अब आप में से भी कई बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ा धीरे धीरे कंसेप्ट समझ आते हैं, और किसी को एक ही टाइम पे समझ आ जाते हैं कि उसको टाइम भी नहीं लगता, है ना। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है। ठीक है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है। तो यही कहना चाह रहा था वो बुद्धि में। ठीक है, आयु पढ़ते हैं, एज का भी इफेक्ट पड़ता है, कि आयु भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, पेज सेट कर लूं 1 मिनट फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि निम्न आयु एवं अधिक आयु में सीखना मंद होता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा निम्न है और जो बहुत ज्यादा अधिक है, उस आयु में सीखना क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। परंतु बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ये आपको बताना है पॉइंट लिख के, कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ठीक है, इसलिए भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जब आप बाल्यावस्था में आते हो और जब आप किशोरावस्था में आते हो, तो आपकी सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता, बालक में परिपक्वता के कारण अनेक शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जब हम परिपक्व होते हैं तो हमारे शरीर पर और मानसिक, हमारी बुद्धि में
अनेक क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिसके फलस्वरूप बालक का सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि वो मैच्योर हो गया, क्योंकि वो परिपक्व हो गया, ठीक है, दिमाग से भी अपनी बॉडी से भी। वही इसके अभाव में सीखना अत्यंत कठिन भी हो जाता है। अगर इसका अभाव रहेगा, इसकी कमी रहेगी, तो सीखना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए भाषा अधिगम में परिपक्वता का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसलिए भाषा अधिगम में परिपक्वता का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये हमने पढ़ा परिपक्वता के बारे में। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं या किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रभावित करती है। जब बालक अभिप्रेरित होता है, मतलब समझ रहे हो क्या चीज है, जैसे मैंने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेरी टीचर ने प्रशंसा की, ठीक है, मुझे मोटिवेट किया कि वाह आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपने तो आज टेस्ट इतना अच्छा करके दिखाया है, फुल बाय फुल मार्क्स आए हैं, ठीक है, इसके लिए आपको गिफ्ट मिलेगा। ऐसे अध्यापक बच्चे को अभिप्रेरित करता है, ठीक है, प्रशंसा करता है, उसकी मोटिवेट करता है उसको। तो जब बालक अभिप्रेरित होगा तो उसमें सीखने की जिज्ञासा भी अधिक होने लगती है, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। फिर वो बच्चा सोचेगा यार मैं आज तो मेरे टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की है, मैं तो रोज पढ़ूंगा, मैं तो रोज पढ़ूंगी, मुझे और अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे और अच्छा पढ़ना है, मुझे और अच्छा क्लास में परफॉर्मेंस देनी है। तो ऐसा एक अंदर से आवाज आने लग जाती है कि मुझे और अच्छा करके दिखाना है। तो ये आप लोगों पर भी लागू होती है ये चीज। जब आप टीचर बनोगे तो जैसे बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दिखाते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करें, उसे नीचा ना दिखाएं कभी भी। चाहे मंद बुद्धि वाला बालक भी हो तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी है, उसको इस तरीके से अपने अंदर ढालना है कि वो आगे से पढ़ने लग जाए, ठीक है। तो ये है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अभ्यास। ये तो रट ही लो पॉइंट, क्योंकि सब में आना ही आना है, ठीक है। अभ्यास के बगैर तो कोई काम चल ही नहीं सकता। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत ने एक इसका सिद्धांत है कि किस पर, अभ्यास पर, कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया है कि किसी क्षेत्र में बार बार अभ्यास के द्वारा हम अपनी गलतियों को कम करते जाते हैं, ठीक है, हम अपनी गलतियों को कम करते जाते हैं। और एक मिनट पेज सेट कर लूं। और सीखते जाते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में अभ्यास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जितना अभ्यास करते जाते हैं, ये याद रख लो अपने माइंड में, हम जितना अभ्यास करते जाते हैं उतनी ही हमारी गलतियां कम होती चली जाती हैं, ठीक है, उतनी ही हमारी गलतियां कम होती चली जाती हैं। तो ये आपको माइंड में अभ्यास के बारे में पॉइंट पता होना चाहिए। वातावरण नेक्स्ट पॉइंट है उसके, वातावरण। वातावरण, ठीक है, बालक का सीखना बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है, ठीक है। आप कैसे वातावरण में रहते हैं, बालक के सीखने में बहुत बड़ा योगदान होता है कि वातावरण आपका कैसा है, लड़ाइयों वाला है या सही है, शांति बनी रहती है तो बच्चा आराम से अच्छे से सीख पाएगा। वहाँ पर वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, स्कूल कैसा है आपका, ठीक है, ये सब वातावरण में आते हैं। तो ये चीज बहुत हद तक निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि यह वातावरण जहाँ बालक के अनुकूल होते हैं, वातावरण जितना अच्छा होगा वो बालक के लिए अनुकूल होगा, वहाँ अधिगम स्तर अच्छा होता है, वहाँ सीखने का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वातावरण भी बहुत हद तक सबसे बड़ा कारक माना जाता है। स्वास्थ्य आपका,
ठीक है। यहाँ स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि बालक के शारीरिक एवं उसके मानसिक स्वास्थ्य से है। एक शरीर पर असर पड़ता है और एक दिमाग पर असर पड़ता है। प्राय देखा जाता है कि स्वस्थ रहने वाले बच्चे बीमार रहने वाले या कुपोषित बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी सीखते हैं। अगर आपको प्रोटीन अच्छा मिल रहा है, आपको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध जल मिल रहा है, अच्छी मेडिसिन आपको प्रोवाइड हो रही है, तो क्या होगा, एक जो स्वस्थ बालक है वो जो बीमार रहने वाले बालक से कई गुना ज्यादा जल्दी सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थकान। थकान, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया थकान से अत्यधिक प्रभावित होती है। कैसे? यह थकान दो प्रकार की होती है, एक शरीर से होती है और एक मानसिक से होती है। वैसे ही स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य भी शरीर से होता है और मानसिक से होता है। वैसे ही थकान होती है, शरीर से होता है, मानसिक से होता है। ठीक है, एक थके हुए बालक में, अगर एक बालक थका हुआ है, उसमें सीखने की क्या हो जाएगी प्रक्रिया? धीमी हो जाएगी बहुत। कैसी क्रिया होती है उसमें? उदासीन होती है, उदासीन। देखो कैसी हो जाती है थके हुए बालक में, जो क्रिया है सीखने की वो उदासीन होती है। बालक थकान के कारण किसी भी अभ्यास या गतिविधि में अरुचि दिखाता है, जिससे सीखना प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, अभ्यास नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा और उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर वो थका हुआ है बालक, शरीर से भी और दिमाग से भी, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, अन्य कारक पढ़ेंगे इसके, ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है, अन्य कारक, फर्स्ट है बालकों से वाद विवाद करो, वार्तालाप करो, वाक क्रियाएं करो, उच्चारणगत समस्याओं का समाधान करो, नए शब्दों को प्रस्तुत करो। ठीक है, ये अन्य कारक में आता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। बालकों के लिए रुचिपूर्ण स्थितियां, कोई भी रुचिपूर्ण स्थिति बना दो, उत्पन्न करने से बालक भाषा अधिगम में दक्षता प्राप्त करता है। कोई भी रुचिपूर्ण, अगर आप स्टडी भी करवा रहे हो तो उसको पिक्चर्स के थ्रू करवाओ। ठीक है, तो बच्चे को और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, उसकी रुचि बनेगी। ठीक है, कि एनिमेशन दिखाओ, आजकल तो प्रोजेक्टर चल रहे हैं, इतने अच्छे से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, उनके माइंड में एक पिक्चर अच्छी सी क्रिएट कर सकते हो, तो आप रुचिपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, आगे है संपर्क से। संपर्क, वार्तालाप करनी पड़ती है, विचार अपने एक दूसरे के सामने रखने पड़ते हैं। संपर्क हेतु आवश्यकता होने पर भाषा अधिगम होता है, तो उससे क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। आगे है बालकों के समक्ष मनोरंजक पुस्तकें रखो, प्रस्तुत करो। ठीक है, भाषा अधिगम के प्रति रुचि बढ़ेगी उसकी। ठीक है, वो सीखेगा अच्छे से भाषा को। और लास्ट पॉइंट है बालकों की सुनने में रुचि बढ़ती है, सुनेंगे जितना वो उतनी रुचि बढ़ेगी। कहते हैं ना, छोटे बच्चे जितना सुनते हैं उनको मतलब अच्छे से बोलना आ जाता है, मौखिक करने लगते हैं, अभिव्यक्त करने लगते हैं अपने विचारों को। तो वो सुनते हैं तभी तो उनको पेन बोलना आ रहा है, तभी तो उनको पेंसिल बोलनी आ रही है, एप्पल बोलना आ रहा है। तो ऐसे ही बालकों के साथ यही होता है, बालकों के सुनने में रुचि बढ़ती है। अब हम नेक्स्ट उस पे चलेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, एक पेपर नहीं आया आई थिंक। रुचि, स्टूडेंट्स अभी ना हम यही खत्म कर रहे हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पेपर डाला नहीं है, एक पेपर मिस हो गया है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है इसका कि क्या, कि भाषा अधिगम के कारक। आज आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो कारक है, फिर मैं लास्ट रह गया है इसी का क्वेश्चन 5 का, सहायक तत्व रह गए हैं। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। अभी आप इसके कारक अच्छे से कर लो, भाषा अधिगम के कारक। मुझसे ना एक दो पेज मिस हो गए हैं, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न 5 आपका।
ठीक है, भाषा अधिगम के बारे में सारा। तो ये सारा आपको याद करना है, भाषा अधिगम होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके कारक क्या है, उसके सहायक तत्व क्या है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो जो सहायक तत्व रह गए हैं बस आपके लास्ट, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। ओके, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, ये अच्छे से पढ़ लो कारक, ठीक है, आपको आने चाहिए ये चीज़। ओके, बाय बाय।